हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का 10वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका चक्र या सेल साइकिल। कोशिका चक्र या सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिका का बना होता है और हर कोशिका अपने जीवन में दो काम करती है, एक तो वृद्धि और विभाजन। वृद्धि के द्वारा बढ़ती है और विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि के द्वारा तो आकार में बढ़ती है और विभाजन के द्वारा क्या होती है, संख्या में बढ़ती है। तो जो वृद्धि और विभाजन है उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका चक्र। हर जीव, कोई सा भी, छोटे से लेके तो बड़े से बड़ा जीव तक ये क्रिया जरूर करता है, क्योंकि हर जीव का शरीर काय का बना होता है, कोशिका का बना होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई आपने पहले सुना ही होगा। तो चाहे चींटी हो, चाहे एक कोशिकीय जीव अमीबा हो, और चाहे बैल हो या हाथी हो या इंसान हो, हर जीव का शरीर कोशिका से बना होता है और कोशिका विभाजन करती है, तभी कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। तो कोशिका चक्र इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोशिका चक्र है क्या, पहले ये देखेंगे। छोटी सी परिभाषा, प्रत्येक कोशिका में क्षमता पाई जाती है कि वो क्या करे, वृद्धि और विभाजन, और वृद्धि विभाजन के इस क्रम को ही क्या कहते हैं, कोशिका चक्र। अगर इसकी परिभाषा बनाएं हम तो कोशिका चक्र ऐसी घटनाओं का, याद रखना, ऐसी घटनाओं का अनुक्रम है या क्रम है जिसमें तीन घटनाएं होती है। ध्यान रखना, कौन कौन सी तीन घटनाएं, डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिकृतियन। ठीक है, पहली घटना क्या होती है यहाँ पर, डीएनए का डुप्लीकेशन या प्रतिकृतियन, पहली घटना। दूसरी घटना में, ठीक है, सबसे पहली घटना डीएनए का क्या होगा, प्रतिकृतियन होता है। फिर दूसरी घटना में कोशिका की वृद्धि व विकास होता है, और तीसरी घटना जो होती है, इस एक कोशिका से दो संतति कोशिका या डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका चक्र क्या है, घटनाओं का या ऐसी घटनाओं का अनुक्रम जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन, पहले डीएनए बनता है, फिर उसकी वृद्धि और विकास होता है, और आखिरी में एक कोशिका से दो कोशिका, ये सेल है, इस सेल को बोलते हैं पेरेंटल सेल, पैतृक कोशिका। जब ये कोशिका विभाजन करेगी तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी, और इस एक कोशिका से बनने वाली दोनों डॉटर सेल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल या संतति कोशिका। इस डॉटर सेल के अंदर सारे आनुवांशिक गुण किसके मौजूद होंगे, अपनी पेरेंटल सेल के। अब ये डॉटर सेल फिर आकार में वृद्धि करेगी, बढ़ेगी, और फिर ये भी क्या करेगी, विभाजन करेगी, और इससे भी फिर नई कोशिकाएं बनती जाएगी। इस प्रकार ये क्रम निरंतर क्या होता रहता है, चलता रहता है। इस निरंतर क्रम को ही क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र। ठीक है, वृद्धि और विभाजन दो क्रियाएं होते रहना, और वृद्धि की क्रिया जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो अभी हम देखते हैं एक के बाद स्टेप बाय स्टेप। तो पहली चीज समझ में आ गई, कोशिका चक्र क्या है। अब इसमें कोशिका चक्र के साथ हमको विभाजन भी देखना है। विभाजन क्या है, कोशिका का कितने भागों में, दो या उससे अधिक भागों में बंटना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। परिभाषा याद रखना, कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में बंटना। अब जब कोशिका विभाजित होती है, कोशिका जब विभाजित होती है, विभाजन होता है कोशिका का, तो दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना का नाम है केंद्रक का विभाजन, और दूसरा केंद्रक का विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत कौन विभाजित होता है, केंद्रक। और दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन, दूसरी अवस्था होती है कोशिका के द्रव्य का विभाजन, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। अब जो केंद्रक विभाजन होता है वो चार चरणों में होता है, जिस चरण का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चार अवस्था होती हैं पूर्ण, तब जाकर के कौन, केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजित हो जाता है, उसके बाद कोशिका विभाजित होती है, और कोशिका विभाजित होती है तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। एक छोटा क्वेश्चन पहले बना था, कोशिका चक्र क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कोशिका विभाजन क्या है, इसके महत्व भी देखेंगे अपन। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो नई डॉटर सेल या पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, कोशिका विभाजन कहलाता है।
कोशिका विभाजन की क्रिया जो है 2 चरणों में पूर्ण हो रही है। पहले कोशिका का कौन विभाजित होता है? केंद्रक। इस केंद्रक के विभाजन की घटना को केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अब ये केंद्रक विभाजन की घटना जो है 4 चरणों में पूर्ण होती है, PMAT, याद रख लेना शॉर्ट फॉर्म में। P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टीलोफेज। पहले केंद्रक विभाजन होता है। जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तो 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब केंद्रक के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। जब कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाएगा तो एक ही कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, एक कोशिका से 2 कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। अब कोशिका विभाजन के महत्व क्या हैं ये देखेंगे। महत्व क्या होंगे? नंबर 1, कोशिका विभाजन का सबसे पहला महत्व है कोशिका विभाजन के द्वारा ही कोशिका की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। पहला महत्व, कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है? कोशिका की संख्या में वृद्धि, क्योंकि 1 से कितनी हो रही है? 2 हो रही है। ठीक है, दूसरा याद रखना कोशिका विभाजन का दूसरा महत्व, इसी कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों में जनन की क्रिया होती है। जो एक कोशिकी या निम्न श्रेणी के जीव हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? इस क्रिया के द्वारा ही, कोशिका विभाजन के द्वारा ही। नंबर 3, इस कोशिका विभाजन की क्रिया के कारण ही जीवों में क्या आती है? विभिन्नता आती है। क्योंकि एक कोशिका से 2 कोशिका बनी तो दोनों कोशिका एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? नई बनी हुई कोशिका भिन्न हो जाती हैं। तो जीवों में काय का भिन्नता विकसित होती, किसके कारण? कोशिका विभाजन के कारण। चौथा महत्व याद रखना कि जैसे हमको चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते, कट जाते, घाव आ जाता है, तो उस घाव को भरने में यही क्रिया मदद करती है। कौन सी क्रिया? कोशिका विभाजन। जैसे यहाँ उंगली में कट लगा तो कुछ दिन बाद ये कटा हुआ भाग रिपेयर हो जाता है, इसकी मरम्मत हो जाती है। तो ये मरम्मत कब होती है? जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होगी? कोशिका विभाजन की क्रिया होगी, तो मरम्मत होगी। मतलब घाव को भरने में भी मदद करती है कौन सी क्रिया? कोशिका विभाजन। और आखिरी बात याद रखना, इस कोशिका के विभाजन के कारण ही जीवों में विकास, मतलब जैव विकास होता है। ठीक है, तो ये दूसरा छोटा क्वेश्चन बनेगा, कोशिका विभाजन क्या है, इसके महत्व। पहले क्वेश्चन बना था कोशिका चक्र क्या है, दूसरा कोशिका विभाजन क्या है। हम वापस पीछे चलते हैं। अब कोशिका चक्र जो है एक छोटी सी या साधारण घटना नहीं है। कोशिका विभाजन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो कि 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, इसको अब देखते हैं हम, कोशिका विभाजन के दोनों चरण। पहले चरण का नाम है इंटरफेज या इसको विश्राम अवस्था, रेस्टिंग स्टेज, इसको निर्माणी अवस्था या इसको तैयारी अवस्था, प्रीपरेटरी फेज, फॉर्मेशन फेज, इंटरफेज, विश्राम अवस्था। ठीक है, इस 4 नाम से जाना जाता है। कोशिका चक्र के अंदर 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था का नाम है कौन सी अवस्था? इंटरफेज, या हिंदी बोलते हैं इसको विश्राम अवस्था। निर्माणी अवस्था, क्योंकि इसी अवस्था में सभी आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है। काय के लिए होता है? क्योंकि ये कोशिका चक्र 2 चरणों में पूर्ण हो रहा है। पहले चरण का नाम है इंटरफेज और दूसरे चरण का नाम है विभाजन अवस्था या माइटोटिक फेज या एम फेज बोलते हैं। इसको एम फेज, इसको आई फेज, 2 फेज होते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो यह आई फेज और एम फेज, ये 2 फेज हैं। तो इस आई फेज में कोशिका तैयार होती है, काय के लिए? इस एम को करने के लिए, मतलब विभाजित होने के लिए तैयार होती है और साथ साथ उन सभी पदार्थों का निर्माण कर लेती है जो विभाजन करने में जरूरी होते हैं। मान लो कि ये विभाजन जो है एक प्रकार का युद्ध है, तो युद्ध के पहले क्या करना होता है? सैनिकों को तैयारी करनी पड़ती है कि वहां युद्ध लड़ते समय हमको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। उन सभी पदार्थों को एकत्र किया जाता है, तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। और जिस अवस्था में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको तैयारी अवस्था या निर्माणी अवस्था या विश्राम अवस्था। नाम से तो विश्राम है पर आराम नहीं करती है इस अवस्था में। कोशिका विश्राम अवस्था में रहती है, पर उपापचय दृष्टि से सबसे ज्यादा एक्टिव इसी अवस्था में होती है। कौन सी? इंटरफेज में। इंटरफेज जो है वो 2 विभाजन के बीच की अवस्था है। पहले इंटरफेज होगा, फिर माइटोटिक फेज होगी, फिर वापस इंटरफेज होगा, फिर माइटोटिक फेज होगी। तो ये इंटरफेज किस किस के बीच की अवस्था है? ये इंटरफेज। तो 2 विभाजन के बीच की अवस्था क्या है? इंटरफेज है। इस अवस्था में कोशिका इकाई के लिए, विभाजन के लिए तैयारी करती है, इसलिए इसको तैयारी अवस्था कहते हैं।
और इसी अवस्था में सभी पदार्थ जैसे प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का, गुणसूत्र का, हिस्टोन प्रोटीन का, सभी आवश्यक तत्वों का क्या हो जाता है, इस अवस्था में संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, इसलिए इसको निर्माणी अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में कोशिका विश्राम करती है, आराम करती है, इसलिए इसको रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। पर उपापचयी दृष्टि से सर्वाधिक क्रियाशील होती है ये वाली अवस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र जो है, कौन, गुणसूत्र धागेनुमा रचना का निर्माण कर लेते हैं, धागे के समान रचना बना लेते हैं। और इस अवस्था के बारे में ध्यान रखना, ये दो वैज्ञानिकों का नाम लिखा है, हावर्ड और पेले ने सबसे पहले इस अवस्था के बारे में बताया था। कौन सी अवस्था के बारे में, इंटरफेज के बारे में। और इस इंटरफेज की 3 उप अवस्था, सब स्टेज होती है। पहली अवस्था का नाम है G1, दूसरी अवस्था का नाम है S और तीसरी अवस्था का नाम है G2। अब इस चित्र के माध्यम से इस पूरे कोशिका चक्र को समझेंगे। तो सभी जीवों की जो कोशिका एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की कोशिका का जीवन काल 25 से 26 घंटा होता है। चूहे की बात करें तो 22 घंटे का होता है। ठीक है, मनुष्य का कितना बताया मैंने अभी, 25 से 26, मिनिमम 25, चूहे का 22 घंटे का। ठीक है, अगर यीस्ट की बात करें तो 90 मिनट का इसका जीवन काल होता है। तो अलग अलग जीवों की कोशिका का जीवन काल अलग अलग होता है, किसी का 25, किसी का 22, किसी का 90 मिनट। ठीक है, वहाँ घंटे की बात कर रहे हैं, मिनट पे आ गए। इसके अलावा और कम समय का भी जीवन काल होता है। अब जो इंटरफेज है, इंटरफेज में जो पूरी कोशिका का चक्र है उसका 95% टाइम, ठीक है, 95% टाइम जो है हर कोशिका का काय में खर्च होता है इंटरफेज के अंदर। और केवल 5% समय ही कहाँ खर्च होता है, विभाजन में। हर कोशिका अपने कोशिका चक्र का 90% समय, यहाँ से लेके इंटरफेज शुरू हुआ है तो यहाँ तक का ये इंटरफेज है। ये इंटरफेज में ही कितना टाइम लगा देती है प्रत्येक कोशिका, 95% टाइम। मतलब 25 घंटे का कोशिका चक्र है, जिसमें से लगभग 23.5-24 घंटे का समय काहे में लग जाता है, इस इंटरफेज में ही लग जाता है। और बाकी बचा हुआ समय 5% समय कहाँ खर्च होता है, एम फेज में, मतलब माइटोटिक फेज में। तो इंटरफेज समझ में आई बात। इंटरफेज दो विभाजनों के बीच की अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। इस अवस्था को निर्माणी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में सभी आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण या संश्लेषण होता है। इस अवस्था को तैयारी अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं तैयारी अवस्था, क्योंकि इसी अवस्था में कोशिका काय के लिए, विभाजन के लिए तैयार होती है। ठीक है, इसको विश्राम अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में कोशिका विश्राम करती है, तैयार होती है कि आगे हमको क्या करना है। पर उपापचयी दृष्टि से, याद रखना शब्द, उपापचयी दृष्टि से मतलब मेटाबॉलिकली बहुत अधिक एक्टिव होती है इस अवस्था के अंदर। और इसी अवस्था में गुणसूत्र धागेनुमा रचना, क्रोमेटिन के धागे बनते हैं इसी अवस्था के अंदर। हावर्ड और पेले ने इस अवस्था के बारे में बताया था और इस अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा है, जिसकी पहली उप अवस्था का नाम है जीवन अवस्था या ग्रोथ फेज फर्स्ट। ग्रोथ फेज फर्स्ट जो इंटरफेज है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक की पूरी अवस्था, इसमें सबसे पहली अवस्था ग्रोथ फेज फर्स्ट है। इसको प्री सिंथेसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज क्यों बोल रहे हैं देखना ध्यान से, प्री सिंथेसिस फेज, क्योंकि ये संश्लेषण की या एस फेज के पहले की अवस्था है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, प्री सिंथेसिस फेज। ठीक है, और इस अवस्था को बोलेंगे, एस के बाद की है तो इसको बोलेंगे पोस्ट सिंथेसिस फेज। तो पहले हम जीवन अवस्था इंटरफेज अवस्था की सबसे पहली अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था, इसी को माना जाता है। कोशिका विभाजन का 30 से 40% तक का समय इस अवस्था में खर्च होता है। इस अवस्था को क्या नाम दिया है, प्री सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। और ये अवस्था जो है किस किस अवस्था के बीच की अवस्था है, इसको बोल रहे हैं एम फेज, माइटोटिक फेज, और इसको बोल रहे हैं एस फेज। एम फेज और एस फेज के बीच की स्टेज है ये जीवन स्टेज या ग्रोथ फेज फर्स्ट। ठीक है, इस अवस्था में क्या क्या हो रहा है देखना, कोशिका विभाजन की ये इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था है, लगभग 30 से 40 या 40 से 50% तक का समय इस अवस्था में लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इसी अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए क्या करती है, निर्णय लेती है, तैयार होती है कि हमको कोशिका विभाजन करना है या नहीं। अगर करना होता है तो यहाँ से अगली अवस्था में चली जाती है, और नहीं करना होता है तो यहाँ से पीछे चली जाती है। अभी बाद में देखेंगे उसके बारे में। इसी अवस्था में कोशिका की वृद्धि भी होती है।
इसी अवस्था में कोशिका विकास भी करती है और सबसे प्रमुख इसी अवस्था के अंदर आवश्यक तत्व प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण हो जाता है। कौन सी अवस्था में? ग्रोथ फेज फर्स्ट, वृद्धि अवस्था प्रथम। पहली बार यहाँ पर वृद्धि हो रही है और किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का और आरएनए का। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी अवस्था आती है एस फेज, सिंथेसिस फेज। ये इंटरफेज की दूसरी अवस्था है, एस फेज या सिंथेसिस फेज, जो पूरे कोशिका चक्र का 30 से 50% तक का समय इस अवस्था में खर्च होता है। इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन बना था और ये आरएनए और प्रोटीन जो है, ध्यान रखना, आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब डीएनए की संख्या में वृद्धि होती है और डीएनए की संख्या में वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर क्रोमोसोम मतलब सी की संख्या 2 से 4, क्रोमोसोम की संख्या भी क्या हो जाती है? यहाँ पर डबल हो जाती है। केवल क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होगी, याद रखना। ठीक है, और इसी अवस्था में एक एंजाइम सक्रिय रहता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही डीएनए की संख्या में वृद्धि या डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इसी अवस्था में डीएनए डुप्लीकेशन हुआ है, इसी अवस्था में डीएनए पॉलीमरेज सक्रिय हुआ है, इसी अवस्था में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। आपको पता है तारक केंद्र, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सेंट्रियोल जो कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाली रचना है, उसका भी डुप्लीकेशन मतलब संख्या में वृद्धि। और यहीं पर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? फटाफट लिख देना, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? मैंने बता चुका हूं, हिस्टोन प्रोटीन इसी समय पर सक्रिय हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो दूसरी अवस्था हुई एस फेज या इसका नाम है सिंथेसिस फेज। ठीक है, अब तीसरी अवस्था आती है G2 अवस्था या ग्रोथ फेज सेकंड। ठीक है, इंटरफेज की अंतिम अवस्था है G2 अवस्था। इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज, मतलब एस के बाद है इसलिए इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज या प्री माइटोटिक फेज। विभाजन के पहले की है इसलिए प्री माइटोटिक, और सिंथेसिस के बाद की है इसलिए पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, संश्लेषण की बाद की अवस्था है G2 अवस्था। ये कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज अवस्था है उसकी सबसे छोटी अवस्था है, जो कि 10 से 20% का समय खर्च होता है इस अवस्था में। इसी अवस्था में कोशिका वृद्धि और विकास करती है दोबारा, और इसी अवस्था के अंदर ही नए वापस से डीएनए, प्रोटीन, आरएनए और आवश्यक पदार्थ और जो बचे हुए हैं वो सब संश्लेषित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। इसके अलावा तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं जो आगे काम में आएंगे, और यहीं पर विभिन्न कोशिकांग भी डुप्लीकेट होने लग जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, वो इसी अवस्था में क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो ये अवस्था G1, S और G2 ये किसकी है? इंटरफेज की। अब इंटरफेज की तीनों अवस्था बताई, और इंटरफेज की एक चौथी अवस्था याद रखना है जिसका नाम है G0 अवस्था, जो हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हमको देखना है माइटोटिक फेज या M फेज बोलते हैं जिसको, विभाजन अवस्था। विभाजन अभी बता चुका हूं मैं कि विभाजन क्या है? कोशिका का 2 भागों में बंटना विभाजन कहलाता है। ठीक है, 2 भागों में बंटना। अब विभाजन अवस्था 2 चरणों में हो रही है। पहले कैरियोकाइनेसिस, अभी बता चुका हूं मैं, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक विभाजन जो है 4 चरणों में हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहले केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक के बाद कौन? कोशिका का कोशिका द्रव्य या कोशिका विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एम फेज। ठीक है, विभाजन का ये पूरे कोशिका चक्र का 5% समय खर्च होता है यहाँ पर। अब इसके बाद अगली और अंतिम अवस्था आती है जिसका नाम है G0 अवस्था। जब कोशिका इस अवस्था में पूरी तरह से तैयार हो जाती है कोशिका विभाजन के लिए, तो यहाँ से अगली अवस्था में जाती है एस अवस्था में। पर इस अवस्था में कोशिका जो है अरेस्ट कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है, और इसको अगली अवस्था में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहीं पर निर्णय करती है विभाजन करना है या नहीं। अगर यहाँ अरेस्ट कर ली, बन गई, तो कोशिका इससे आगे नहीं जा पाती है। इससे आगे न जाने के कारण यह अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? G0 अवस्था। इस अवस्था में कोशिका उपापचयी दृष्टि से तो सक्रिय होती है, मेटाबॉलिकली तो क्या होती है? सक्रिय होती है उपापचयी दृष्टि से, पर यह विभाजन नहीं कर पाती है। इस कारण इस अवस्था को कौन सी? G0 अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में निर्णय होता है। अभी बताया इंटरफेज को निर्माणी अवस्था या निर्णय वाली अवस्था, ये
निर्णय अवस्था भी कहला रही है। क्यों? क्योंकि यहीं पर कोशिका डिसाइड करती है कि इसको विभाजन करना है या नहीं। अगर कोशिका डिसाइड कर लेती है विभाजन करना है तो यहाँ से अगली अवस्था में जाती है और यहाँ से फिर अगली अवस्था में जाती है, और अगर निर्णय ले लिया है कि विभाजन नहीं करना है तो यहाँ से कौन सी अवस्था में चल जाएगी? G0 अवस्था में। ये हुआ है हमारा क्या? कोशिका चक्र या सेल साइकिल टॉपिक। अगले टॉपिक में हम कोशिका का दोनों प्रकार का विभाजन, तीनों प्रकार का, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या और तीसरा है असूत्री विभाजन, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।